हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान। दोस्तों, लेके आया हूँ आज का फिर से करंट अफेयर। आई होप आप लोगों ने पूरे दिन पढ़ाई की होगी जमकर। अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए और 5 से 10 मिनट दीजिए। आज के जितने भी करंट से रिलेटेड टॉपिक है उनको एक साथ 5 से 10 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलते हैं करंट पे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर ले, सो दैट आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके सर्किल के अंदर वो सब इससे बेनिफिट हो सके। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए तभी आपके समझ में आएगा। पहला दोस्तों क्वेश्चन है कि G20 की डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है? तो कहाँ पे हुई है दोस्तों? केरल के अंदर कुमारकोम में। केरल के कुमारकोम डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोस्तों दूसरी बैठक आयोजित हुई है। केरल दोस्तों, जैसा कि आप मैप के अंदर देख रहे हैं, यह एकदम डाउन टू साउथ जो है, यह आपका एक दक्षिणी भारत का राज्य है दोस्तों। ठीक है, इसकी अगर बात करें, पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी, दूसरी तो हमने देख ली, पहली कहाँ पे हुई थी? तो पहली दोस्तों कहाँ पे हुई थी? मुंबई के अंदर। कहाँ पे हुई थी? मुंबई के अंदर। कब हुई थी? पहली हुई थी आपकी 13 से 16 दिसंबर। 13 से 16 दिसंबर 2022 में हुई थी। और ये हुई है दोस्तों कब? ये हुई है आपकी 6 से 9 अप्रैल 2023 को। तो ये आपकी होगी मीटिंग्स के बारे में, डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की। अब बात करते हैं G20 के बारे में। G20 है क्या? G20 दोस्तों 19 देश, 19 प्लस आप एक यूरोपियन यूनियन जो है उसका जो एक संगठन है उसको क्या बोलते हैं? G20 बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, सितंबर 1999 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, और G20 की ये बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो अभी अध्यक्षता कौन कर रहा है? हमारा हिंदुस्तान कर रहा है। G20 की अध्यक्षता हमारा हिंदुस्तान कर रहा है दोस्तों। 1 दिसंबर 2022 से इसकी जितनी भी मीटिंग्स हैं वो हमारे हिंदुस्तान में हो रही है। थीम क्या है इस बार की 2023 का G20 जो सम्मेलन है उसकी दोस्तों? क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये इसकी थीम है। 2022 वाला जो G20 सम्मेलन था वो कहाँ पे हुआ था? तो वो दोस्तों कहाँ पे हुआ था? बाली, इंडोनेशिया के अंदर, बाली के अंदर हुआ था दोस्तों। तो ये G20 से रिलेटेड सारा कंप्लीट। अगला देखते हैं कि हाल ही के अंदर किस देश को 2023 फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी करने से हटाया गया? हटाया गया, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो खुद हट गया। क्यों हटा? इसका कारण क्या था? क्योंकि उसके पास जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलपमेंट, मतलब एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इतने कम टाइम में वो डेवलप नहीं कर पाया कि मैच करा सके। इसलिए उसने खुद ही अपने आप से क्या बोल दिया कि मैं हट रहा हूँ, उसका ढांचा ख़राब है, इसलिए वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा। ये देखिए दोस्तों, अंडर 17 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है। 2019 के अंदर हुआ था तो उसमें ब्राज़ील जो है विजेता रहा था। जब ये 2019 के अंदर हो गया था उसमें दोस्तों पहले से ही डिसाइड हो गया कि 2021 के अंदर होगा। 2021 के अंदर होगा, उसके अंदर कौन करेगा उसकी मेज़बानी? तो वो दिया गया एक दक्षिण अमेरिका। ये दक्षिण अमेरिका का मैप है। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का एक कंट्री है पेरू। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का एक कंट्री है पेरू। पेरू को इसकी मेज़बानी दी गई। फिर कोविड आ गया। कोविड हिट होने की वजह से 2021 का जो था वो पोस्टपोन्ड हो गया 2023 में। 2023 में पोस्टपोन्ड हो गया दोस्तों। परंतु क्या हुआ, 2023 में पोस्टपोन्ड हुआ, उसके बाद में जब फीफा के साथ बातचीत की तो पेरू ने जो है वो बोला कि उसके पास अभी ढांचा जो है वो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं हो पाया है फुटबॉल मैच को अच्छी तरह से अरेंज करवाने के लिए। तो उसने जो है अपनी दावेदारी वापस खींच ली और अब अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी कहाँ, कौन सा कंट्री करेगा, यह अभी तक घोषित नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि कौन से कंट्री ने खींची है, तो पेरू ने खींच ली है दोस्तों। अंडर 17 आपका जो वर्ल्ड कप है या फुटबॉल कप जो है दोस्तों, कब शुरू हुआ था? अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है 1991 के अंदर खेला जाना शुरू हो गया था। ठीक है,
इससे पहले जो है इसको क्या बोला जाता है, अंडर 16 था, उसके बाद में 1991 से अंडर 17 हो गया दोस्तों। अगला है हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, बहुराष्ट्रीय जो है मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम क्या रखा है इसका, ओरियन 2000 कहाँ 2023 कहाँ पे आयोजित कही करी गई है दोस्तों। रिसेंटली मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज ओरियन 2023 वेयर वॉज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुई है, ये दोस्तों कहाँ पे हुई है, फ्रांस के अंदर ऑर्गेनाइज हुई है। कहाँ पे दोस्तों, फ्रांस के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। फ्रांस जैसा कि आप देख सकते हैं एक यूरोपियन कंट्री है दोस्तों, क्या है, निकोलस सरकोजी नाम सुना होगा, ये एक यूरोपियन कंट्री है दोस्तों, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, सभी को पता है। इसके नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, उसके बाद में इंग्लिश चैनल है, इसके बाद में फिर भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी भी यहीं पे है दोस्तों, ठीक है। एक तरफ स्पेन से बॉर्डर लगता है, फिर इटली, स्विट्ज़रलैंड और लग्जमबर्ग, बेल्जियम, जर्मनी, ये सारे इसके बॉर्डर टच करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये ओरियन 2023 क्या है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास या मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन से इसमें हैं दोस्तों, इसके अंदर नाटो के कितने 7 अलग से कंट्री और एक फ्रांस खुद है, तो 8 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इसको दोस्तों इस डिकेड की जो दसी है, मतलब एक तरह से दशक कह सकते हैं, दशक जो है उसकी सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है अभी तक की, ठीक है। ऑलमोस्ट इसके अंदर 19,000 ट्रूप्स जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे दोस्तों। और अगर आप बात कर लूँ 8 कौन कौन से कंट्री हैं, तो 8 है जर्मनी, ग्रीस, इटली, यूएसए, यूके, स्पेन, नीदरलैंड और दोस्तों फ्रांस खुद। ये इसके 8 कंट्री हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे दोस्तों। हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हेल 2 का परीक्षण किया है, तो दोस्तों हाल ही में हेल 2 का परीक्षण किसने किया है, नॉर्थ कोरिया ने किया है। नॉर्थ परमाणु परीक्षण जो है अभी जो है कौन कर रहा है, ज़्यादा नॉर्थ कोरिया ही कर रहा है। इसने दोस्तों 23 मार्च को इसने हेल 1 का परीक्षण किया था, हेल 1 का परीक्षण किया था। और 2-3 हफ्ते बाद ही इसको लगा कि जल्दी जल्दी करो, जो भी है 2, 3, 4, 5 निकालो, तो इसने हेल 2 भी चेप दिया दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं कि नॉर्थ कोरिया की इसकी रेंज क्या है, हेल 2 की, हेल 2 की रेंज है दोस्तों कितनी, 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया जो आप देख सकते हैं कि ये कोरियन पेनिसुलर है, कोरियन पेनिसुला है दोस्तों। इसके एक तरफ क्या है, एक तरफ क्या है सी ऑफ जापान, एक तरफ क्या है इसका येलो सी है। ये चाइना बॉर्डर को भी टच करता है, रशियन बॉर्डर को भी टच करता है दोस्तों। तो ये तो है जियोग्राफिकल लोकेशन कोरिया की, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ये अलग अलग क्यों हैं, अलग अलग क्यों हैं दोस्तों। तो अगर इसकी हिस्ट्री, अगर इसके बैकग्राउंड में अगर हम जाते हैं, तो बैकग्राउंड में जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, तो दोस्तों क्या है, इसको दो समानांतर, इसको ये जो इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर है ना, इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोला जाता है 38 समानांतर। क्या दोस्तों, 38 समानांतर, ठीक है। इन दोनों को ये बांटती है। तो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट दोस्तों किसके कंट्रोल में था, यूएसएसआर के, उस टाइम यूएसएसआर हुआ करता था। और जो साउदर्न पार्ट था इसका, वो किसके कंट्रोल में था, यूएसए के कंट्रोल में था दोस्तों, ठीक है। ये 1948 के अंदर ये कंडीशन थी और इन दोनों में दो अलग अलग सरकार बना दी गई, ठीक है। जब सरकार बन गई तो इन दोनों के अंदर, जैसा कि आपको पता है, यूएसएसआर जो था उस टाइम कम्युनिस्ट था और यह वाली जो सरकार थी, यह जो दोस्तों क्या है, पूंजीपतियों की सरकार थी या पूंजीवादी सरकार थी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रस्साकसी चली, कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। इस वजह से इन दोनों के बीच में क्या हुआ, 1950 के अंदर कोरियन वॉर शुरू हुआ और 53 तक चला। सदी का
एक तरह से कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद में दोस्तों अगर सबसे बड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट था तो कोरियन वॉर भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। इसके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, उसको ज़रूर देखना, और वीडियो बनाने के बाद डिस्क्रिप्शन इस लिंक में भी डाल दूंगा मैं दोस्तों, ठीक है। तो कोरियन वॉर ख़त्म हो गया। उसके बाद में दोस्तों कोरियन वॉर जब ख़त्म हुआ तो डीमिलिटराइज जोन क्रिएट हुआ, परंतु इन दोनों के बीच में कभी भी कोई संधि नहीं हुई। इसीलिए आपको पता है नॉर्थ कोरिया जो है बहुत ही ज़्यादा एकदम रूथलेस है। किम जोंग का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो कभी कोरियन वॉर की अगर स्टोरी पढ़ेंगे तो उसके बारे में पूरा डिटेल में समझा दूंगा मैं। अगला दोस्तों देखते हैं कि किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया जाएगा। अभी हुआ नहीं भाई, तो अभी सिर्फ पढ़ लो। कहाँ पे होगा? तेलंगाना में। कब से कब होगा दोस्तों? तो ये आपका 28 से 29 अप्रैल। कहाँ पे होगा? तेलंगाना का जो कैपिटल है हैदराबाद, उसके अंदर होगा दोस्तों। कहाँ पे होगा? हैदराबाद के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना दोस्तों इंडिया का जो एज पर एरिया अगर मैं जाऊं तो 11th, और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से जाऊं तो 12th लार्जेस्ट स्टेट है, ठीक है। इसके अंदर टोटल कितने 33 ज़िले हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो तेलंगाना जो है दोस्तों कब स्थापना हुई थी इसकी हुई थी 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, ठीक है। इसमें दोस्तों राज्यसभा के कितने मेंबर हैं? 7 हैं, और लोकसभा के कितने हैं? 17 मेंबर जो हैं इसके तेलंगाना से आते हैं दोस्तों। ये है तेलंगाना का स्टेट है मैप में, जैसा कि आप देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश है एक तरफ दोस्तों। इसके अंदर क्या है? छत्तीसगढ़ का बॉर्डर लग रहा है, महाराष्ट्र का भी बॉर्डर लग रहा है, कर्नाटका का भी बॉर्डर लग रहा है। तो क्या बॉर्डर लग रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, किसी का भी बॉर्डर लगे, ठीक है। अगला है कि हाल ही के अंदर किसने वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो लॉन्च किया है? तो टेम्पो किसने लॉन्च किया भाई? नासा ने लॉन्च किया है। किसने? ये टेम्पो वो 3 टायर वाला टेम्पो नहीं है जो अपने चलता रहता है राजस्थान में। और ये दोस्तों क्या है? टेम्पो एक तरह से एक सैटेलाइट जो है उसके साथ में इसको अटैच किया है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये सैटेलाइट के साथ में इसको अटैच किया है। ये फोटो देखो, सैटेलाइट के साथ में इसको अटैच किया है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? जब नासा ने लॉन्च किया है तो ऐसे वाला टेम्पो तो है नहीं 3 टायर वाला, इसकी कुछ फुल फॉर्म भी है, ठीक है। तो फुल फॉर्म बोल रहा हूँ, अगर किसी को लिखना है तो लिख लेना। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों क्या है? ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, ठीक है। बेसिकली ये क्या है? जो उत्तरी अमेरिका है, नॉर्दर्न अमेरिका रीजन है, उसके ऊपर पर आवर्स बेसिस पे जो एयर पोल्यूशन है उसको जांच करेगा दोस्तों, ठीक है। बात करता हूँ नासा की। तो नासा दोस्तों क्या है? इसका 1958 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? हेडक्वार्टर है दोस्तों इसका वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात कर लूँ तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यह है नासा का ब्यूटीफुल लोगो यहाँ पे आप देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? ये दोस्तों आपके देश की दूसरी राष्ट्रपति है जिन्होंने Su-30 से उड़ान भरी है। इससे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है वो Su-30 से उड़ान भर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ओके, अगला दोस्तों कहाँ पे उड़ान भरी है इन्होंने? तो इन्होंने भरी है असम में। कहाँ पे? असम में। असम के कहाँ पे? असम में भी दोस्तों तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से। कहाँ पे? तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से दोस्तों इन्होंने उड़ान भरी है। अभी हमने कल के करंट में देखा था कि गज महोत्सव जो है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में हुआ था। उस महोत्सव के उद्घाटन के लिए प्रेसिडेंट साहिबा आई हुई थी,
उन्होंने जब उद्घाटन के लिए आई और पास में Su-30 उड़ रहा था तो उन्होंने बोला बहुत ही मस्त एयरक्राफ्ट है, मुझे भी इसमें उड़ना है, तो इन्होंने भी उड़ लिया दोस्तों। ठीक है, Su-30 क्या है? Su-30 एक रशियन एयरक्राफ्ट है, रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट है, 4th जनरेशन रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट है दोस्तों। मैक्सिमम स्पीड क्या है Su-30 की? Su-30 की मैक्सिमम स्पीड क्या है? मैक 2 मतलब ऑलमोस्ट 2120 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी स्पीड है। 2002 से दोस्तों इंडियन एयरफोर्स में सर्विस में है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो आरबीआई ने इंडियन बैंक पर जो है 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया भाई जुर्माना? मन में आया ऐसा और जुर्माना लगा देता हूँ, वैसा तो नहीं है। एक्चुअली क्या है, यह जो आपके केवाईसी पॉलिसीज़ है या केवाईसी जो नॉर्म्स है, नो योर कस्टमर जो नॉर्म्स है, उसको सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए आरबीआई ने इस पर 55 लाख रुपए का जुर्माना जो है ठोक दिया है। इससे पहले आरबीआई जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड जो है उस पर दोस्तों 6.77 करोड़ का जुर्माना ठोक चुका है। वो किस लिए ठोका था? एक्चुअली क्या है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी जो है जब कोई भी ग्राहक उनसे लोन लेता था तो वो दोस्तों इंटरेस्ट रेट जो है वो डिस्क्लोज नहीं करती थी, तो उस वजह से उस पर इतना जुर्माना इन्होंने ठोका था। आरबीआई की अगर मैं बात कर लूँ तो आरबीआई का यह लोगो है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कब दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 में। किसके द्वारा? हिल्टन यंग कमीशन, या इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, रॉयल कमीशन भी बोला जाता है। इसके तहत इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो इसका हेडक्वार्टर 1935 में कहाँ पे था? इनिशियली कोलकाता में बना था। कहाँ पे? कोलकाता में बना था। इसके बाद 1937 के अंदर 37 में इसको हेडक्वार्टर को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया? मुंबई के अंदर। उस टाइम इसको बॉम्बे बोलते थे, वर्तमान में मुंबई के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया और वर्तमान में ये मुंबई के अंदर ही है दोस्तों। ठीक है, अब बात करता हूँ कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो 1935 में यह क्या था? एक निजी बैंक था, परंतु इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राष्ट्रीयकरण दोस्तों कब किया गया? राष्ट्रीयकरण इसका कब किया गया? 1949 में। जब देश आज़ाद हो गया तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। आरबीआई दोस्तों भारत के अलावा म्यांमार या बर्मा और पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर चुका है। तो ये आरबीआई के इतने सारे फैक्ट एक साथ देख लिए। इतना सारा पढ़ने के बाद भी अगर आपको चैनल अच्छा नहीं लगा तो मैं क्या करूं? आप मुझे बताइए, मैं और मेहनत करूंगा और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। और अगर आपको अच्छा लगा है, थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में एक घंटे का निशान होगा, उसको अभी टक से दबा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल फिर। गुड नाइट।